नमस्ते। 3 जनवरी 2026 दुनिया सुबह एक ऐसी खबर से जागी जिस पर मतलब यकीन करना मुश्किल था। बिल्कुल। अमेरिकी सेना ने वेनेजुएला की राजधानी कराकस पर धावा बोल दिया, राष्ट्रपति निकोलस मदुरो और उनकी पत्नी को पकड़ा और सीधा न्यूयॉर्क ले आए। ऑपरेशन का कोड नेम ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व। आज हमारे पास जो स्रोत हैं, अंतर्राष्ट्रीय समाचार रिपोर्टें, कुछ खुफिया ब्रीफिंग्स और भू राजनीतिक विश्लेषण, वो एक बहुत ही हैरान करने वाली तस्वीर दिखाते हैं। हाँ, हम आज यही समझने की कोशिश करेंगे कि अमेरिका ने इतना बड़ा कदम क्यों उठाया, इसके पीछे की असली वजह क्या थी, और सबसे जरूरी इस घटना का दुनिया के नियमों पर और भारत के लिए क्या मतलब है। चलिए इस पूरी कहानी की एक एक परत को खोलते हैं, क्योंकि ये सिर्फ एक गिरफ्तारी नहीं थी, ये एक पूरा सैन्य हमला था। हाँ, तो सबसे पहले यही समझते हैं, ये ऑपरेशन आखिर था क्या, हुआ क्या था उस रात। हमारे स्रोत बताते हैं कि 3 जनवरी की सुबह करीब 2 बजे कराकस के लोग धमाकों की आवाज से जागे। और ये कोई छोटा मोटा ऑपरेशन नहीं था। बिल्कुल नहीं। इसका पैमाना देखिए, 150 से ज्यादा अमेरिकी विमान हवा में थे। इसमें F-22 रैप्टर्स, F-35 और B-1 बॉम्बर जैसे मतलब दुनिया के सबसे आधुनिक लड़ाकू विमान शामिल थे, जो किसी भी एयर डिफेंस सिस्टम को चकमा दे सकते हैं। ठीक वही। और जमीन पर थी डेल्टा फोर्स की स्पेशल यूनिट्स, और इनको CIA की खुफिया जानकारी का पूरा सपोर्ट था। ये सुनने में किसी एक्शन फिल्म जैसा लगता है, लेकिन ये हकीकत थी। और इस पूरी कार्रवाई का नतीजा ये हुआ कि वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी सीलिया फ्लोरेस अमेरिकी हिरासत में थे। और उन पर आरोप क्या लगाए गए? नार्को टेररिज्म मतलब मादक आतंकवाद और अमेरिका में बड़े पैमाने पर ड्रग्स की तस्करी। लेकिन जैसा आपने कहा, ये सब अचानक तो नहीं हुआ होगा, इसके पीछे एक लंबी योजना होगी। हाँ, हमारे स्रोत इस बात पर जोर देते हैं कि ये महीनों की तैयारी का नतीजा था। अमेरिकी सेना ने तो मादुरो के सेफ हाउस का, आप सोचिए, हूबहू मॉडल बनाकर इस हमले की कई बार रिहर्सल की थी। मतलब उन्हें हर दरवाजे, हर खिड़की की जानकारी थी। बिल्कुल। और खुफिया तैयारी तो और भी पहले शुरू हो गई थी। अगस्त 2025 से ही CIA की एक टीम वेनेजुएला में सक्रिय थी, और उनका काम था मादुरो की हर हरकत पर नजर रखना। वो जिसे खुफिया भाषा में पैटर्न ऑफ लाइफ एनालिसिस कहते हैं। हाँ, कि वो कब सोते हैं, कब जागते हैं, किससे मिलते हैं, ताकि जब हमला हो तो गलती की कोई गुंजाइश ना रहे। तो खुफिया तैयारी थी, सैन्य अभ्यास था। और सिर्फ इतना ही नहीं, अमेरिका ने दुनिया को एक संदेश भी दिया था। हमले से ठीक पहले उन्होंने कैरेबियन सागर में एक पूरा एयरक्राफ्ट कैरियर स्ट्राइक ग्रुप तैनात कर दिया था। अच्छा। 11 युद्धपोत, 4,500 से ज्यादा सैनिक। मतलब वो सिर्फ चुपके से काम नहीं कर रहे थे, बल्कि अपनी ताकत का खुला प्रदर्शन भी कर रहे थे। तो ये एक बहुत ही सटीक और सुनियोजित मिलिट्री ऑपरेशन था। लेकिन यही बात इस सवाल को और जरूरी बना देती है, आखिर क्यों? हाँ, क्यों? अमेरिका ने दुनिया के सामने जो वजह बताई वो थी लॉ एनफोर्समेंट, मतलब कानून लागू करना। जो अपने आप में ही एक बहुत अजीब बात है। आप किसी दूसरे देश के राष्ट्रपति को पकड़ने के लिए सेना भेजते हैं और उसे युद्ध नहीं बल्कि कानून लागू करना कहते हैं। और यही इस मामले का सबसे दिलचस्प पहलू है ना? बिल्कुल। आधिकारिक तौर पर अमेरिका का कहना था कि मादुरो कार्टेल ऑफ द सन्स नाम के एक आपराधिक संगठन के सरगना है। और ये संगठन क्या करता है? आरोप यह है कि ये कार्टेल वेनेजुएला की सरकार के ऊंचे पदों पर बैठे लोगों से चलता है और इसका मुख्य काम अमेरिका में कोकीन की तस्करी करना है। अमेरिकी प्रशासन ने इस ऑपरेशन को अपने देश में फैले फेंटानिल संकट से भी जोड़ा, जो एक बेहद खतरनाक ड्रग है। हाँ, और जिसकी वजह से हजारों मौतें हो रही हैं। ऊपर से मादुरो पर पहले से ही अमेरिकी अदालतों में केस थे। उनकी गिरफ्तारी पर $50 मिलियन का इनाम भी था। तो कागज पर देखें तो ये एक मोस्ट वांटेड अपराधी को पकड़ने जैसा मामला लगता है, लेकिन क्या कहानी इतनी सीधी है? आपकी शंका बिल्कुल सही है। हमारे सभी स्रोत इस बात पर एकमत हैं कि ड्रग्स के आरोप वजह नहीं थे, वो एक बहाना थे। एक ऐसा बहाना जो कानूनी तौर पर इस कार्रवाई को सही ठहराने के लिए जरूरी था। तो फिर असली वजह क्या थी? असली वजहों के लिए आपको पैसे और नक्शे दोनों को देखना होगा। और जब आप ऐसा करते हैं तो 2 चीजें साफ नजर आती हैं, तेल और चीन। तेल। वेनेजुएला का नाम आते ही तेल का जिक्र तो होता ही है। उनके पास दुनिया का सबसे बड़ा प्रमाणित तेल भंडार है, 303 बिलियन बैरल। ये सऊदी अरब से भी ज्यादा है। और यही असली कहानी है। बिल्कुल। ऑपरेशन के कुछ ही दिनों बाद अमेरिकी राष्ट्रपति ने एक बयान दिया। उन्होंने साफ कहा कि अमेरिकी तेल कंपनियां वेनेजुएला के तबाह हो चुके तेल उद्योग को फिर से खड़ा करने में मदद करेंगी। मतलब वजह छिपाने की कोशिश भी नहीं की गई। आधिकारिक सफाई ड्रग्स की थी, लेकिन जीत का भाषण तेल के बारे में था। वही बात हुई, क्वाइट पार्ट सेड आउट लाउड वाला मामला। और दूसरा कारण
जैसा आपने कहा, चीन। वेनेजुएला के चीन और रूस के साथ बहुत करीबी संबंध रहे हैं। हाँ, चीन ने 2007 से अब तक वेनेजुएला को $60 बिलियन से ज्यादा का कर्ज दिया है, जिसके बदले में वो तेल लेता रहा है। तो अमेरिका इसे अपने पिछवाड़े में चीन और रूस के बढ़ते दखल के तौर पर देख रहा था। बिल्कुल, और ये हमें इस घटना के सबसे गहरे रणनीतिक पहलू पर ले जाता है। हमारे स्रोत इसे डॉन रो सिद्धांत का नाम दे रहे हैं। डॉन रो सिद्धांत, ये मुझे इतिहास की किताबों में पढ़े मनरो सिद्धांत की याद दिलाता है। हाँ, वो 200 साल पुरानी अमेरिकी नीति के पश्चिमी गोलार्ध में किसी बाहरी ताकत को दखल देने की इजाजत नहीं होगी। तो क्या ये उसी का 21वीं सदी का संस्करण है? ये उससे कहीं ज्यादा आक्रामक है। मनरो सिद्धांत एक चेतावनी थी, एक लकीर थी। डॉन रो सिद्धांत उस लकीर को पार करने वालों के लिए एक सजा है। मतलब ये सिर्फ वेनेजुएला के लिए नहीं है? नहीं, ये चीन, रूस और ईरान के लिए एक सीधा संदेश है कि अमेरिका के प्रभाव क्षेत्र में चुनौती देने का दौर अब खत्म हो गया है, और अगर आपने ऐसा करने की कोशिश की तो उसका जवाब कूटनीति से नहीं, सेना से दिया जाएगा। एक तरह से अमेरिका कह रहा है, ये हमारा इलाका है और हम यहाँ के नियम तय करेंगे। ठीक यही। तो एक तरफ ड्रग्स का आधिकारिक तर्क और दूसरी तरफ तेल और भू राजनीति की असली कहानी। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा कानूनी और नैतिक सवाल खड़ा होता है। हाँ, होता है। किसी संप्रभु देश के चुने हुए राष्ट्रपति को, चाहे वो कितना भी बुरा क्यों न हो, इस तरह एक सैन्य हमले में पकड़कर ले जाना, क्या यह अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत जायज है? इस पर तो दुनिया में बवाल मच गया होगा। बवाल मच गया और दुनिया साफ तौर पर दो हिस्सों में बंट गई। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय कानून का सबसे बुनियादी सिद्धांत है संयुक्त राष्ट्र चार्टर का अनुच्छेद 2(4), जो किसी भी देश को दूसरे देश के खिलाफ सैन्य बल का इस्तेमाल करने से रोकता है। हाँ, ये पूरी वैश्विक व्यवस्था की नींव है, और अमेरिका ने इस नींव पर ही हमला किया। तो फिर अमेरिका ने अपनी कार्रवाई को कानूनी जामा कैसे पहनाया? उनका तर्क क्या था? उन्होंने दो मुख्य तर्क दिए। पहला, उन्होंने इसे आत्मरक्षा का अधिकार बताया, जो यूएन चार्टर के अनुच्छेद 51 के तहत हर देश को मिलता है। आत्मरक्षा ड्रग्स की तस्करी के खिलाफ? हाँ, उनका कहना था कि जो नार्को टेररिज्म है, ये उनके देश पर एक तरह का सशस्त्र हमला है, जिससे उनके नागरिक मर रहे हैं और वे बस अपनी रक्षा कर रहे थे। लेकिन ये तर्क तो बहुत ही अजीब है। आत्मरक्षा का अधिकार तो आमतौर पर किसी सैन्य हमले के जवाब में इस्तेमाल होता है। और यही बात सबसे ज्यादा चिंताजनक है। उनका दूसरा तर्क और भी ज्यादा विवादित है। ये अमेरिकी घरेलू कानून का एक सिद्धांत है, जिसे केयर-फ्रिज़ी-बात सिद्धांत कहते हैं। केयर-फ्रिज़ी सिद्धांत? ये क्या है? अगर वो अदालत के सामने है तो अदालत उस पर मुकदमा चला सकती है। 1 मिनट, मतलब जब तक आपके पास आरोपी आपकी अदालत में है, तब तक इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसे किसी दूसरे संप्रभु देश से अगवा करके लाया गया है। आप बिल्कुल सही समझी। यही इस सिद्धांत का सार है। बाकी दुनिया की नज़र में ये अपहरण को कानूनी मान्यता देने जैसा है। ये तो वाकई हैरान करने वाला है। तो इस पर दुनिया की प्रतिक्रिया कैसी रही? जाहिर है सबने इसे स्वीकार नहीं किया होगा। बिल्कुल नहीं। दुनिया की प्रतिक्रिया आज के वैश्विक ध्रुवीकरण का आईना थी। चीन और रूस ने इसकी जोरदार निंदा की। उन्होंने इसे अमेरिकी साम्राज्यवाद और सशस्त्र आक्रमण कहा। और मदुरो की रिहाई की मांग की। हाँ, उनके लिए ये अमेरिका द्वारा अंतर्राष्ट्रीय नियमों की सरेआम अवहेलना थी। और वेनेजुएला के पड़ोसी देशों का क्या कहना था? लैटिन अमेरिका का? की निंदा तो की, लेकिन वो खुद भी मादुरो शासन से परेशान थे। तो उन्होंने चिंता व्यक्त की। हाँ, और कहा कि यह एक खतरनाक मिसाल कायम करता है। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव ने भी इसे एक खतरनाक प्रेसिडेंट बताया, जो वैश्विक व्यवस्था को नष्ट कर सकता है। और इस पूरी तस्वीर में भारत कहाँ खड़ा था? एक तरफ अमेरिका से हमारी मजबूत होती साझेदारी है, तो दूसरी तरफ संप्रभुता का सम्मान करने की हमारी पारंपरिक विदेश नीति। बिल्कुल, ये भारत के लिए एक बहुत ही मुश्किल कूटनीतिक रस्सी पर चलने जैसा था। तो भारत ने क्या किया? भारत ने बहुत ही संतुलित और सधी हुई प्रतिक्रिया दी। भारतीय विदेश मंत्रालय के बयान में गहरी चिंता व्यक्त की गई और बातचीत के जरिए शांतिपूर्ण समाधान का आह्वान किया गया। मतलब न तो अमेरिका की सीधी आलोचना की और न ही उसकी कार्रवाई का समर्थन किया। हाँ, ये भारत की रणनीतिक स्वायत्तता का एक क्लासिक उदाहरण था। अपने सिद्धांतों पर भी टिके रहना और अपने सबसे महत्वपूर्ण साझेदार को नाराज भी ना करना। तो मादुरो के जाने के बाद अब वेनेजुएला का भविष्य कैसा दिखता है और इस सारी उथल-पुथल का भारत पर क्या असर पड़ेगा? वेनेजुएला में उपराष्ट्रपति डेल्सी रॉड्रिगेज ने अंतरिम राष्ट्रपति के तौर पर शपथ ली है।
लेकिन असली ताकत किसके हाथ में है, ये एक बड़ा सवाल है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने तो साफ कहा है कि अमेरिका तब तक वेनेजुएला को चलाएगा जब तक वहां एक स्थिर राजनीतिक व्यवस्था नहीं बन जाती। हाँ, जो एक तरह से देश को अमेरिकी नियंत्रण में लेने जैसा है। और हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि वेनेजुएला पहले से ही एक बहुत बड़े मानवीय संकट से गुजर रहा है। अर्थव्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त है, हाइपर इन्फ्लेशन, गरीबी। और 2015 से अब तक लगभग 80 लाख लोग देश छोड़कर जा चुके हैं। 80 लाख, ये तो बहुत बड़ा आंकड़ा है। ये स्विट्जरलैंड की पूरी आबादी से ज्यादा है। आप सोचिए एक देश पर इसका क्या असर पड़ता होगा। देश से प्रतिभा की एक पूरी पीढ़ी का पलायन हो चुका है। अब आते हैं भारत पर इसके असर पर। सबसे पहले ऊर्जा सुरक्षा। क्या इसका हमारी जेब पर कोई असर पड़ेगा? देखिए, तुरंत कोई बड़ा असर नहीं होगा, क्योंकि अमेरिकी प्रतिबंधों की वजह से भारत ने वेनेजुएला से तेल खरीदना पहले ही लगभग बंद कर दिया था। लेकिन भविष्य के लिए? भविष्य के लिए एक बहुत दिलचस्प संभावना बनती है। अगर अमेरिकी नियंत्रण में वेनेजुएला में तेल का उत्पादन बढ़ता है और प्रतिबंध हटा दिए जाते हैं, तो भारत को भविष्य में भारी छूट पर कच्चा तेल मिल सकता है। अच्छा, तो ये भारत के लिए रूस पर अपनी ऊर्जा निर्भरता कम करने का एक राजनीतिक रूप से स्वीकार्य विकल्प बन सकता है। ये एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। अभी हम रूस से काफी सस्ता तेल खरीद रहे हैं, लेकिन उस पर हमेशा पश्चिमी देशों का दबाव रहता है। वेनेजुएला से तेल खरीदना शायद उतना विवादित ना हो। तो ऊर्जा के मोर्चे पर तो ये एक मौका हो सकता है। बिल्कुल। लेकिन कूटनीतिक तौर पर ये भारत के लिए एक बड़ी दुविधा है। जैसा कि हमने बात की, भारत हमेशा से किसी देश के आंतरिक मामलों में बाहरी हस्तक्षेप का विरोधी रहा है। तो हमें अपने सिद्धांतों और अमेरिका के साथ हमारी रणनीतिक साझेदारी के बीच एक बहुत ही नाजुक संतुलन बनाना होगा। बिल्कुल। और सबसे बड़ी चिंता तो वैश्विक व्यवस्था को लेकर है। अगर एक शक्तिशाली देश अपने हितों के लिए इस तरह की एक तरफा सैन्य कार्रवाई करने लगे, तो ये उस नियम आधारित अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था को कमजोर करता है जिसका भारत पक्षधर रहा है। ये तो जिसकी लाठी उसकी भैंस वाली दुनिया की तरफ एक कदम है। हाँ, और ये घटना बहुपक्षवाद मतलब मल्टीलैटरलिज्म की कमजोरी को भी उजागर करती है। ये दिखाती है कि संयुक्त राष्ट्र जैसी संस्थाएं एक सुपर पावर को रोकने में कितनी बेबस हैं। तो अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें, तो वेनेजुएला में जो हुआ वो सिर्फ एक देश या एक तानाशाह को हटाने की कहानी नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक ऐसी घटना है जो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की किताब के कुछ पन्ने फाड़कर नए नियम लिख सकती है। अमेरिका ने इसे कानून लागू करने की कार्रवाई का नाम दिया, लेकिन पर्दे के पीछे तेल, भू राजनीति और दुनिया में अपने प्रभाव को फिर से स्थापित करने की एक बहुत बड़ी कहानी है। हाँ, और इसने भारत जैसी उभरती शक्तियों के सामने एक बहुत ही असहज करने वाला सवाल खड़ा कर दिया है। और हम आज की चर्चा को इसी एक विचार के साथ खत्म करते हैं। क्या ये घटना एक नए युग की शुरुआत है, जहां महान शक्तियां अपने अपने प्रभाव क्षेत्रों में एक तरह से संरक्षक की भूमिका निभाएंगी? और अगर दुनिया ऐसी ही दिशा में बढ़ रही है, तो इस अस्थिर माहौल में अपनी रणनीतिक स्वायत्ता बनाए रखने